आज है 28 मार्च 2025, दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका मकसद कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की सिंचाई करना है, जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिले और उनकी आमदनी बढ़े। इसके लिए सरकार स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है और इस पर 80 से 90% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। दरअसल पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड में योगी सरकार ने 3 बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया है। इस योजना में हमीरपुर, महुआ और ललितपुर शामिल है। बता दें, इन परियोजना से किसानों को कम पानी में अधिक खेती करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्सिंग भर्तियों के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से होने वाली भर्तियों में योग्यता और आयु सीमा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। निगम द्वारा तैयार किए गए मानकों में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। मौजूदा समय में आउटसोर्सिंग भर्तियों में मनमानी चरम पर है। विभागीय अधिकारी अक्सर अपने करीबी लोगों को बिना योग्यता के भर्तियों में प्राथमिकता दे देते हैं। कई मामलों में तो केवल कागजों पर ही कर्मियों की नियुक्ति दिखाकर हर महीने मानदेय लिया जाता है। मोदी सरकार अब ओला, उबर की तरह देश में सहकारिता मॉडल पर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। दूर दराज के गांव आदि क्षेत्रों में बाइक, रिक्शा और कार वाले रजिस्ट्रेशन कराकर सर्विस से जुड़ेंगे। इससे जहां रोजगार बढ़ेगा, वहीं जनता को सस्ते रेट पर सफर की सुविधा भी मिल सकेगी। मोदी सरकार का सहकारिता मंत्रालय देश की सबसे बड़ी सहकारिता इंश्योरेंस कंपनी भी खोलने की पहल कर रहा है। खुद गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसका ऐलान किया। उन्होंने तिरुभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्रालय के भावी प्लान का खुलासा किया। चर्चा के बाद बिल पास हो गया। ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। 29 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बजट बोर्ड बैठक होने वाली है, जिससे किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसमें किसानों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आवासीय और अन्य श्रेणियों की संपत्तियों की आवंटन दरों में 5% तक की वृद्धि हो सकती है, जिसमें जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसानों को मुआवजे में बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल किसानों को 4125 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिल रहा है, लेकिन यह राशि उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध ई रिक्शा और ऑटो चलाने वालों के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। इसके लिए राज्य में 1 से 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलेगा। राज्य में परिवहन विभाग के नेतृत्व में अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग सड़क पर उतरकर अभियान चलाएगा। परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस अभियान को सख्ती से चलाने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को दिशा निर्देश दिया था। लखनऊ में युवती को अगवा कर उसकी हत्या के मामले को देखते हुए सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाकर ये सुनिश्चित करने को कहा था कि अवैध ऑटो और ई रिक्शा सड़कों पर न चले। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री कराना महंगा हो सकता है, क्योंकि नए सर्किल रेट में नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री 20%, ग्रेटर नोएडा और दादरी में 30% महंगी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री कराना भी 10 से 25% महंगा करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट का ड्राफ्ट तैयार कर जारी कर दिया है। नए सर्किल रेट लागू करने से पहले प्रशासन ने 5 अप्रैल तक आम लोगों की आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं। इसके बाद से ही नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे।
इससे पहले साल 2015 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। रजिस्ट्री 5 से 12.5% तक महंगी होगी। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में 112 मीटर लंबा पुल बनने से नौकायन मार्ग से तारामंडल क्षेत्र की ओर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इस पुल से नौकायन के पास जाम की समस्या खत्म होगी और बड़ी आबादी की राह भी सुगम हो जाएगी। पुल पर्यटकों के आकर्षण का भी केंद्र बनेगा। प्राधिकरण इस पुल के निर्माण की तैयारी 2022 से कर रहा है। पेंडलेगंज नौकायन मार्ग से तारामंडल क्षेत्र की ओर जाने आने वाली बड़ी आबादी को अब नौकायन होकर जाने की व्यवस्था नहीं रह जाएगी। उन्हें जल्द ही एक और वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। शामली के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सभी बाधा खत्म हो गई है। मेरठ करनाल हाईवे के लाख से होकर बुटराड़ा गांव तक 22 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का निर्माण होगा। 3 माह में एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाएगा। जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड 3 राज्यों को जोड़ने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत जिले के मवीकला तक चालू हो चुका है। बागपत के मवीकला से गणेशपुर चौक पर इंटरचेंज ऊपरीगामी पुलों को छोड़कर एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंटरचेंज दिए जाने की मांग को नामंजूर कर चुकी है। मुजफ्फरनगर शहर में लोगों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए अंसारी रोड का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। नगर पालिका के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण से 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों सहित मार्ग से दिन भर गुजरने वाले हजारों लोगों को सुविधा होगी। शहर के मध्य से गुजर रहे मेरठ रुड़की रोड पर दिन भर वाहनों की कतार नहीं टूटती। इस सड़क से अधिकतर वाहन अंसारी रोड की ओर आते हैं। यह मार्ग रुड़की रोड को भोपा और रेलवे रोड से जोड़ता है, जिस कारण दिन भर इस रोड पर वाहनों का आवागमन जारी रहता है। अगर आप नौकरी करते हैं और हर दिन मेरठ से दिल्ली, नोएडा आना जाना है तो एक्सप्रेसवे पर सफ़र के लिए मासिक पास बनवा सकते हैं। 22 दिन के टोल शुल्क में आप महीने भर सफ़र कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के बीच सफ़र के लिए महीने भर का टोल शुल्क 5695 रुपये निर्धारित किया गया है। NHAI ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले टोल शुल्क को लेकर जो सूचना जारी की है उसमें मासिक पास की भी व्यवस्था है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के काशी टोल तक एक्सप्रेसवे पर 4 पहिया निजी वाहनों का एक तरफ का टोल शुल्क 170 रुपये है। बिजनौर के काशीपुर हरिद्वार 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नजीबाबाद से हरिद्वार के बीच भागूवाला में टोल प्लाजा का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। जल्द ही भागूवाला में टोल टैक्स वसूला जाएगा। करीब 2200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे काशीपुर हरिद्वार 4 लेन के निर्माण कार्य ने नजीबाबाद क्षेत्र में तेजी पकड़ी है। चिड़ियापुर क्षेत्र में 4 लेन का निर्माण कार्य जोरों पर है। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में सरवनपुर, मंडावली और भागूवाला में रुके हुए पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पुल बनने और 4 लेन निर्माण कार्य पूरा होने से राहगीरों की आवागमन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब ईद की नमाज को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। चैत्र नवरात्र से पहले एक पक्ष के द्वारा सड़क पर ईद की नमाज का विरोध किया जा रहा है, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है। पूरे विवाद की शुरुआत संभल से हुई, जहां पीस कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि ईद की नमाज सड़क और घरों की छतों पर न पढ़ी जाए, जिस पर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने संभल सीओ अनुज चौधरी के सिविया और गुजिया वाले बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। दरअसल संभल में मुस्लिम पक्ष की ओर से ईद की
नमाज को घरों की छत पर पढ़ने की इजाज़त मांगी गई थी, जिसे देने से प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दुर्गंध और गौशाला वाले बयान पर सियासी हलचल तेज है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनका बयान स्पष्ट नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं होता। क्या गौ से दुर्गंध पैदा होती है या उसके गोबर से दुर्गंध पैदा होती है, उनका बयान स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वे कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और रहे। उन्नाव के नॉर्मल स्कूल मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की। टिकैत ने कहा कि पूंजीपतियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रोटी भी बाजार की वस्तु बनने जा रही है। उनका कहना था कि सरकार कृषि सुधारों के नाम पर किसान हितों की अनदेखी कर रही है। किसान नेता ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि किसानों के मजबूत रहने पर ही सरकार झुकेगी। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में नीतियां बना रही है। इससे किसान, मजदूर और आम जनता को नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को मार्च का ये सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 3 सालों में मार्च का सबसे ऊंचा तापमान रहा। इससे पहले 31 मार्च 2022 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड था। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 27 मार्च यानी आज तापमान में कमी की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव बताई जा रही है। 27 से 29 मार्च के बीच हल्के बादल भी छा सकते हैं, जो गर्मी से कुछ राहत दे सकते हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।